राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। श्री गणेश स्टडी चैनल में, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले सेशन में आपने देखे थे कि लखनऊ अधिवेशन आपका समाप्त हो गया था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे अंबिका चरण मजूमदार, जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण फैक्ट था। पहली बार सरोजनी नायडू ने किसी अधिवेशन में भाग ली थी, तो लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद आपने देखा था कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना का पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद आपने देखा था लखनऊ अधिवेशन में, और राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने कि लखनऊ अधिवेशन में पहले किसान थे जिन्होंने लखनऊ अधिवेशन में भाषण दिए थे, कांग्रेस के मंच को संबोधित किए थे पहली बार। तो इसी अधिवेशन में बुलाने का न्योता दिए थे महात्मा गांधी जी को कि आप चंपारण आइए नील का समस्या को सुलझाने के लिए। तो आपने यहाँ तक देखा। और 1916 में अधिनियम पारित हुआ, आपका पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, और 17 में लखनऊ अधिवेशन में अधिनियम पारित हुआ, और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए 1917 का अधिनियम, 1917 कलकत्ता अधिनियम। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कहाँ के थे, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये ब्रिटिश थी, यूरोपीय महिला थी, आयरिश मूल के थी, और जन्म हुआ था ब्रिटेन में, आयरिश मूल की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने। होम रूल का, भारत में होम रूल आंदोलन चलाई थी, होम रूल का स्थापना। और हिंदू सेंट्रल कॉलेज का स्थापना की थी। न्यू इंडिया पत्रिका एक चलाई थी, और कॉमनवेल्थ का, ये आपका पत्रिका था 2 गो, जो कि आपके एनी बेसेंट द्वारा ये पत्रिका प्रकाशित की थी। और आगे है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसमें इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली थी, और प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी एनी बेसेंट। पहली बार इसी अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहराया गया था 1917 में। तिरंगा झंडा, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में तिरंगा झंडा फहराया गया था। महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हुआ था इसी अधिवेशन में, कि महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाया जाए कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस में। तो इसी अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ। आगे है 1918 का विशेष अधिवेशन हुआ था। 1918 में विशेष अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। विशेष अधिवेशन किया गया था बॉम्बे में, और इनका अध्यक्ष बनाया गया था सैयद हसन इमाम को। बॉम्बे अधिवेशन 1918 का सैयद हसन इमाम बने थे इनके अध्यक्ष। और इनका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रॉलेट एक्ट पर चर्चा हुई थी बॉम्बे अधिवेशन 1918 में, रॉलेट एक्ट, और इसके विरोध का फैसला किया था। रॉलेट एक्ट का विरोध करना है, इसके बॉम्बे अधिवेशन 1918 में ही फैसला किया गया था। और ये विशेष अधिवेशन है, यहाँ ध्यान रखना है, विशेष अधिवेशन बॉम्बे अधिवेशन 1918, और सैयद हसन इमाम इनके अध्यक्ष थे बॉम्बे अधिवेशन 1918 का। 1918 में और एक हुआ था अधिवेशन, जिसे वार्षिक अधिवेशन का संज्ञा दिया गया, और ये हुआ दिल्ली में। एक बॉम्बे में हुआ 1918 में आपका विशेष अधिवेशन, और दूसरा दिल्ली में हुआ, ये वार्षिक अधिवेशन कहलाया। और इसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी को चुना गया। हिंदी भाषा पर जोर देने का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये दिल्ली अधिवेशन में क्या हुआ, हिंदी भाषा पर जोर देने का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। 2 बार कांग्रेस का जो है, पहले 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, अब 2 बार कांग्रेस में फिर दोबारा विभाजन हुआ 1918 दिल्ली अधिवेशन में। तो इसमें दूसरी बार जब 1918 में हुआ दिल्ली अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन दिल्ली के 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल में। तो इस समय आपका मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। तो 1907 में जब सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में फूट डाला, 2 भागों में बटा कांग्रेस, तब आप बताइए कि उस समय अध्यक्ष कौन थे। उस समय अध्यक्ष कौन थे, कुछ ध्यान कीजिए।
उस समय अध्यक्ष थे आपका रास बिहारी घोष। ठीक है, डॉक्टर रास बिहारी घोष थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, तो उस समय जो है दोनों अलग हुए थे सूरत अधिवेशन में। अब ये बताइए 1916 में जब दोनों में पेचअप हुआ था, दोनों मिला था आपस में, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल दोनों अगर मिला, तब उस समय लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रकार आपको पिछले वाला भी रिवाइज हो जाएगा। तो पहली बार अलग होते समय 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष थे। दूसरी बार मदन मोहन मालवीय थे दिल्ली अधिवेशन में। दूसरी बार कांग्रेस में जब अलग हुए थे 1916 में, जब दोनों में मिलन हो रहा था, तब उस समय अंबिका चरण मजूमदार थे, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष की अध्यक्षता कर रहे थे। और 1908 में फिर पुनः 1907 में 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी सूरत अधिवेशन का। फिर 1908 में भी मद्रास में हुआ था 1908 में, उसमें भी लगातार रास बिहारी घोष ने ही अध्यक्षता की थी 1907 और 1908 में। ठीक है, और उसके बाद ये मदन मोहन मालवीय एक बार 1909 में भी अध्यक्षता किए थे, जो कि अभी कर रहे हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय 1909 में किए थे, और अभी 1918 में किए दिल्ली अधिवेशन में। दिल्ली लाहौर 1909 मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1919 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। अमृतसर का 1919 का अधिवेशन अमृतसर में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, अमृतसर के अधिवेशन की अध्यक्षता। और इनका महत्वपूर्ण बात यह है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ था अमृतसर अधिवेशन में, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग बैसाखी के दिन ये घटना घटी थी। और वहीं 20 से 28 दिसंबर में ये अधिवेशन होता था, दिसंबर में, ठंडी के मौसम में। तो निंदा प्रस्ताव पारित हो गया था जालियांवाला नरसंहार के खिलाफ, और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में की गई थी। 1920 का अधिवेशन विशेष अधिवेशन था, जो कि 1918 का था विशेष अधिवेशन आपका, और एक 1920 का विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय का करने दिया। लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 में। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय, इसमें असहयोग आंदोलन के संदर्भ में चर्चा हुई, अस्थायी रूप से पारित हुआ। वो अस्थायी रूप से असहयोग आंदोलन पारित हो गया, इसी पे चर्चा हुआ, वो अस्थायी रूप से पारित किया गया असहयोग आंदोलन। तो 1920 कलकत्ता अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन अधिनियम पारित किया गया कि असहयोग आंदोलन यहीं से अब होना जरूरी है, उस पर सहमति जताई। आगे है 1920 में फिर वार्षिक अधिवेशन, विशेष वार्षिक अधिवेशन हुआ। 1920 में एक आपका हो गया कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय ने किया इनकी अध्यक्षता। फिर 1920 में ही नागपुर अधिवेशन हुआ आपका। नागपुर में इसके अधिवेशन का आयोजन किया गया। वीर राघवाचारी बनाया गया अध्यक्ष नागपुर अधिवेशन 1920 में। उसके बाद महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित इसमें भी किया गया 1920 के वार्षिक अधिवेशन आपका, जो दिल्ली में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन किया गया 1920 में। फिर पुनः 1920 में जो है आपका वार्षिक अधिवेशन नागपुर में भी किया गया, कलकत्ता और नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में वीर राघवाचारी को अध्यक्ष बनाया गया। इसमें भी असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ भाषाई आधार पर। इसमें विशेष बात और होगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन और देशी रियासतों के लिए नीति बनाई गई। तो भाषाई आधार पर गठन किया जाना ये मांग हो गया जनता का, और देशी रियासतों के लिए नीति बनाया जाना चाहिए। ये इसमें हुआ पारित नागपुर अधिवेशन में। वीर राघवाचारी बने थे इनके अध्यक्ष नागपुर अधिवेशन के। आगे है अब आपका, तो आपने इस प्रकार देखे 1920 में जो है आपका 2 अधिवेशन हुआ। पहला अधिवेशन 1920 का हो गया आपका
विशेष अधिवेशन कलकत्ता में पहले आयोजित किया गया, फिर इसी में किया गया आपका विशेष अधिवेशन नागपुर में किया गया, नागपुर में। और कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष था लाला लाजपत राय और नागपुर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया वीर राघवाचारी को। और 1918 में 2 विशेष अधिवेशन किया गया, एक आपका दिल्ली में और दूसरा 1918 में ही विशेष अधिवेशन बॉम्बे में किया गया था। और दिल्ली अधिवेशन में जो है पहले आपका बॉम्बे का अधिवेशन हुआ था। बॉम्बे अधिवेशन में सर सैयद हसन इमाम को बनाया था, सर सैयद हसन इमाम को। और दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्षता की थी, विशेष अधिवेशन दिल्ली अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय जी थे, मदन मोहन मालवीय MMM। तो इस प्रकार आप देखें कि 2 साल में विशेष अधिवेशन हुआ 18 और 20 में। अब 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद में 1921 में किया गया। कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ 1921 का। कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? तो चित्तरंजन दास जी ने किए। जेल से इसे निर्वाचित किया गया था, चित्तरंजन दास जी को इसे ही बनाया गया था। ये जेल में होने के कारण इसका कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया हकीम अजमल खान को। तो हकीम अजमल खान बना इनका कार्यवाहक अध्यक्ष और अध्यक्ष चुना गया था चित्तरंजन दास जी को। अहमदाबाद 1921 का। जेल से ही निर्वाचित होने वाला पहला व्यक्ति थे चित्तरंजन दास। मद्य निषेध और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए पारित हुआ प्रस्ताव, मद्य निषेध और जेल से निर्वाचित होने वाला पहला व्यक्ति थे चित्तरंजन दास। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1922 का अधिवेशन आपका 1922 का अधिवेशन आ गया। स्थान गया बिहार, ये महत्वपूर्ण हो गया, VVI हो गया ये गया अधिवेशन। और इनका भी अध्यक्षता किए थे जेल से निकलने के बाद चित्तरंजन दास जी ने। इस्तीफा के बाद चित्तरंजन दास इस्तीफा दे दिए। उनके बाद स्वराज दल के अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू, इनका सचिव बने। और इनका महत्वपूर्ण गया अधिवेशन में हुआ महत्वपूर्ण बात इसमें है कि गया अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो के अनुशंसा के अनुसार चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव पेश किया गया, और लेकिन चुनाव प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर दिया गया। तो इसी अधिवेशन में गया अधिवेशन में ये चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव पेश हुआ था और ये अस्वीकार कर दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। उसके बाद है इसी अधिवेशन में गया अधिवेशन 1922 में अधिवेशन के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो ये कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से क्या किया? इस्तीफा दे दिए। उसके बाद ये दोनों जाके स्वराज दल का गठन करते हैं, स्वराज दल का गठन करते हैं और चित्तरंजन स्वराज दल का अध्यक्ष बनाए जाते हैं चित्तरंजन दास को और सचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू। 1922 का अधिवेशन फिर पुनः हुआ 1922 में। इसी में अधिवेशन में निम्न जातियों ने क्या किया आगे देखिए। तो 1922 के अधिवेशन में ही निम्न जातियों ने, तो निम्न जातियों में कौन कौन जाति आते थे? तो खड़िया, हो, मुंडा, संथाल, उरांव, चेरो, बैगा, मुर्मू, कोल, होड़, ये 10 जनजाति थे। इन जनजातियों ने इस अधिवेशन में कांग्रेस के विचारों से तथा उनके विचारों को अपनाया, से प्रभावित हुए कांग्रेस के विचारों को और उनके विचारों को अपनाया। इसी अधिवेशन ने 10 जनजातियों ने कांग्रेस के विचार को सहमति जताई और उसे अपनाया। सहमति जताई कि कांग्रेस जो है सही है हमारे लिए और उनके विचारों को भी अपनाया। 1922 में गया अधिवेशन में ही बिहार में गया है और बिहार के ही उस टाइम जनजाति थे खड़िया, हो, संथाल, मुंडा, मुर्मू, कोल, होड़, ये सब सारे। अब 1923 का एक विशेष अधिवेशन हुआ, फिर वार्षिक अधिवेशन हुआ। तो स्पेशल अधिवेशन और ये विशेष वार्षिक अधिवेशन 2 हुआ 1923 में। एक दिल्ली स्थान चुना गया
और दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने इनके अध्यक्ष दिल्ली अधिवेशन 1923 का। और 1923 के काकीनाडा में, बंगाल में है स्थित काकीनाडा, तो 1923 के काकीनाडा अधिवेशन इनके अध्यक्ष चुने गए मोहम्मद अली जुबैर को। तो 1923 में 2 अधिवेशन का आयोजन किया गया। मोहम्मद जुबैर को काकीनाडा के, बंगाल के काकीनाडा का अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, आगे है अब। तो इसका महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि 1923 के दिल्ली अधिवेशन का महत्वपूर्ण तथ्य ये है जिसका अध्यक्ष चुना गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। तो सबसे युवा अध्यक्ष चुनने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 35 वर्ष की आयु में युवा अध्यक्ष चुना गया था, सबसे कम उम्र में। और ये दिल्ली अधिवेशन 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्य, स्वराज पार्टी का जो स्वराज दल का स्थापना जो किया गया उसमें जो सदस्य थे कांग्रेस में वापसी किए दिल्ली अधिवेशन 1923 में। इसी अधिवेशन में, दिल्ली अधिवेशन में, और काकीनाडा में जो हुआ, काकीनाडा के जो अध्यक्ष चुने गए थे आपका मोहम्मद अली जुबैर। तो काकीनाडा अधिवेशन की महत्वपूर्ण तथ्य ये हुआ कि इसमें पहली बार अखिल भारतीय स्वयंसेवक संघ, तो ये एकदम महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया, अखिल भारतीय ऑल इंडिया स्वयंसेवक संघ, ऐसे कुछ है, ऑल इंडिया स्वयंसेवक संघ का गठन किया गया। तो अखिल भारतीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया गया इसी अधिवेशन में। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सदस्यों को चुनाव में भाग लेने की इजाज़त दे दी गई। तो सदस्य जितने थे उसमें पहले आपका चेम्सफोर्ड मोंटेग्यू सुधार ने मना कर दिया गया था, चुनाव में भाग नहीं लिया जाएगा। तो सदस्यों को चुनाव में भाग लेने के लिए इजाज़त दे दी गई काकीनाडा, बंगाल के काकीनाडा अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष चुना गया था मोहम्मद अली जुबैर को। ठीक है, तो 1923 में ये 2 अधिवेशन हुआ था। आगे है आपके लिए कि 1924 में, तो ये आपको महत्वपूर्ण है सबसे BBI, और आपने कहीं न कहीं पढ़े होंगे, कहीं किसी न किसी माध्यम से। तो ये बेलगांव अधिवेशन था कर्नाटक का, 1924 में बेलगांव में आयोजित हुआ ये अधिवेशन। इनकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने एकमात्र अध्यक्षता करने वाले बेलगांव अधिवेशन में थे महात्मा गांधी। और इसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दोनों अलग अलग हो गए, जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिले थे और 1924 में ये बेलगांव में अलग हो गए। तो इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए 1924 में, लखनऊ अधिवेशन में अलग हो गए। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग कब हुए? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। तो एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी समझौता इसी अधिवेशन के दौरान हस्ताक्षर हुआ था। तो गांधी और दास समझौता जो है, चित्तरंजन दास जो अलग हो गए थे, चित्तरंजन दास अलग हो गए थे ना, और मोतीलाल नेहरू दोनों स्वराज दल का स्थापना किए थे, फिर आके मिले चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो बेलगांव अधिवेशन में दोनों में मिलन हो गया। कांग्रेस में वापसी जब किए आपका दिल्ली अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे 1923 में, और उसके बाद यहाँ आके बेलगांव अधिवेशन में पहले मिले चित्तरंजन दास कांग्रेस से, इसमें वापसी लिए कांग्रेस में चित्तरंजन दास, और बाद में गांधी जी और चित्तरंजन दास में समझौता हुआ इसी अधिवेशन में के दौरान हस्ताक्षर हुआ दोनों। और उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग पुनः अलग अलग हो गए। तो आपका बेलगांव अधिवेशन में मुस्लिम लीग और इसमें कांग्रेस दोनों अलग हो गए। आइए जानते हैं 1925 के कानपुर अधिवेशन के बारे में, जिसकी अध्यक्षता हमारी सरोजनी नायडू थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला ने अध्यक्षता की थी कानपुर अधिवेशन की। इसका महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, लखनऊ कानपुर अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम महिला अध्यक्ष पहले बनी थी 1917 के एनी बेसेंट बनी थी। उसके बाद प्रथम भारतीय महिला जो है ये अध्यक्ष जो बनी थी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, तो हमारी सरोजनी नायडू बनी थी।
इसमें क्या हुआ था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव पारित हो गया था आपका कानपुर अधिवेशन में। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए, ये कहाँ पारित हुआ? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। और ध्वज वंदना पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया। ध्वज वंदना हमारा क्या है? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये ऊंचा रहे सदा झंडा हमारा, तिरंगा हमारा, ऐसे है ये गीत। तो ये ध्वज वंदना इसे माना गया है। तो ये पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने गाया है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा आपका गाया है, लिखा है श्यामलाल गुप्ता ने, गढ़ा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा तो श्यामलाल गुप्ता के द्वारा। आगे देखिए 1926 का अधिवेशन गुवाहाटी में है, आयोजित हुआ असम के गुवाहाटी में। श्रीनिवास अयंगर को अध्यक्ष बनाया गया 1926 के अधिवेशन का। किसे बनाया गया? श्रीनिवास अयंगर को गुवाहाटी अधिवेशन का अध्यक्षता करने के लिए चुना गया। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हुआ कि कांग्रेस के नेता को खादी, यहीं से गुवाहाटी से असम से ही खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया कांग्रेस के सभी नेताओं को 1926 से। अब आता है 1927 में मद्रास में आयोजित होता है, 1927 के मद्रास में आयोजन होता है कांग्रेस का अधिवेशन। इनका अध्यक्ष चुना जाता है M.N. अंसारी को, मोहम्मद अली अंसारी को चुना जाता है M.N. अंसारी। तो M.A. अंसारी है यहाँ, M.A. अंसारी हो गया मोहम्मद अहमद अंसारी, मोहम्मद अहमद अंसारी, सॉरी मोहम्मद नहीं होगा, मुख्तार अहमद अंसारी हो जाएगा। M.A. का मतलब हो गया आपका मुख्तार अहमद अंसारी। अंसारी का तो अंसारी है ये है। तो मुख्तार अहमद अंसारी मद्रास के अध्यक्ष चुने गए 1927 के। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ मद्रास अधिवेशन में, और यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। मेहर अली ने ये लिखा, साइमन गो बैक का नारा दिया यूसुफ मेहर अली ने। और इसी अधिवेशन में मुख्तार अहमद अंसारी अध्यक्ष चुने गए मद्रास के अधिवेशन 1927 में। इस अधिवेशन में तीसरा महत्वपूर्ण बात यह हुआ कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना नया लक्ष्य बना लिया, घोषित किया। तो पूर्ण स्वाधीनता को अपना नया लक्ष्य घोषित किया मद्रास अधिवेशन में ही। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया इसमें मद्रास अधिवेशन 1927 में, जो कि M.A. अंसारी बनाया गया अध्यक्ष, मुख्तार अहमद अंसारी अध्यक्ष थे मद्रास अधिवेशन। आगे है आपका 1929 का लखनऊ अधिवेशन के बारे में आप जानेंगे। लखनऊ अधिवेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू को 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर 1929 को रावी नदी के तट पर 12 बजे रात में तिरंगा झंडा फहराया गया था पहली बार लाहौर के अधिवेशन में। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्वीकृति मिली थी। इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929 को, जो कि अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है 1930 का, यह 1885 के बाद पहला मौका था। 1930 में 1985 के बाद पहला मौका था जिस वर्ष कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था। तो 1930 में कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था
1885 के बाद लगातार वार्षिक अधिवेशन, विशेष अधिवेशन होते जा रहे थे। लगातार वार्षिक अधिवेशन और विशेष अधिवेशन लगातार हो रहे थे, और वार्षिक अधिवेशन हो रहे थे लगातार हर वर्ष हुआ। लेकिन 1930 ऐसा वर्ष था 1985 के बाद जिसमें कोई अधिवेशन नहीं हुआ आयोजित। ठीक है, ये हो गया महत्वपूर्ण तथ्य इसका। आगे आप जानेंगे कराची अधिवेशन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में हुआ। 30 में तो कोई भी अधिवेशन का आयोजन नहीं हुआ। इनका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे इनके बारे में जानिए, इनमें महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हुई थी। तो पहली बार इसी अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया था। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया आपका कराची अधिवेशन 1931 में। दूसरा बात इसमें यह हुई थी कि गांधी इरविन समझौता को 5 मार्च 1931 इसी अधिवेशन में स्वीकृति मिली। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति मिली इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति भी मिली, और अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया। गांधी जी को इसी अधिवेशन में कहा गया था कि गांधी मर सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, कराची अधिवेशन 1931 में। और इसी अधिवेशन में हुआ था कि तिरंगा झंडा फहराया गया था। इस अधिवेशन में भी तिरंगा झंडा फहराया गया था, जिसका कि मूल अधिकार का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और इसमें मूल अधिकार का जो प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने किए थे पेश, जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें तिरंगा झंडा में क्या फहराने के बाद इसमें क्या था, चरखा चिन्ह जो है झंडा में मौजूद था। इस समय जो है 1931 के कराची अधिवेशन में तिरंगा झंडा जो फहराया था, इस टाइम में चरखा, बीच में चरखा का चिन्ह झंडा में मौजूद था। आगे है आपका 1932 में अधिवेशन नहीं हुआ। 1933 में कलकत्ता अधिवेशन। तो 1933 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। लनिनी सेन गुप्ता इनका अध्यक्ष चुने गए थे। ये भी कलकत्ता अधिवेशन 33 का जो है अधिवेशन वो महत्वपूर्ण नहीं है। अब 1937 में हुआ था 50वां अधिवेशन। अब जानते हैं 50वां अधिवेशन के बारे में। तो ये पहला अधिवेशन था 50वां अधिवेशन, जो कि महाराष्ट्र के फैजपुर गांव में हुआ था। कितना 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो 1927 में हुआ, 1937 में हुआ। ये फैजपुर में जो आयोजित हुआ, ये महाराष्ट्र के फैजपुर पहला अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित हुआ। प्रथम अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण बात हुई तो इसमें हुआ था कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कृषि नीति जारी किया था। तो कृषि नीति 13 सूत्रों में जारी किया था। कृषि कार्यक्रम घोषित किया 13 सूत्रों में। तो कृषि नीति गांव में हुआ था फैजपुर में, इसमें कृषि नीति जारी किया 13 सूत्रों में। आगे देखिए आपका 1937 का 1936 इसके पहले हुआ था, एक वर्ष पहले 1936 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और इनका अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए थे लखनऊ अधिवेशन 1936 में। और 49वां अधिवेशन था 1936 का 49वां अधिवेशन। इसमें महत्वपूर्ण बात यह हुआ था कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का नया लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया था। नया लक्ष्य घोषित किया गया था 1936 में, समाजवाद। और आप ये बताइए कि कांग्रेस में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किस अधिवेशन में और कब की गई? 1927 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। 1927 में पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। और 1928 में तो नहीं हुआ था, 1929 में ये लाहौर, पहले जो 1927 के मद्रास अधिवेशन में स्वाधीनता को पूर्ण, अपना नया लक्ष्य घोषित किया गया था पूर्ण स्वाधीनता को। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया था, जिसका अध्यक्ष इसमें बनाए गए थे मुख्तार अहमद अंसारी को 1927 में, और 1929 में थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार आप फैक्ट को अच्छे से रिवीजन पढ़ने के बाद जो है रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।
तो इसमें क्या हुआ, 1936 में समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। अब देखिए समाजवाद कब पारित होता है। और इसी अधिवेशन में 1936 लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस संसदीय समिति का गठन किया गया। तो क्या किया गया, कांग्रेस संसदीय समिति का गठन कब किया गया, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। आगे है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। ये भी गांव में हुआ था। वो पहला फैजपुर था जो कि महाराष्ट्र में था। वो पहला गांव था जो कि किसान बिल पारित हुआ, जो कि 13 सूत्रों में कृषि नीति जारी किया गया था। अब देखिए कि हरिपुरा अधिवेशन जो है गुजरात के सूरत जिले में है। हरिपुरा गांव गुजरात के सूरत जिले में है। गुजरात के सूरत में हरिपुरा गांव है, वहीं आयोजित किया गया आपका हरिपुरा का अधिवेशन हुआ। और इनकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है। ये आपको BBI आप फेमस है हरिपुरा अधिवेशन। और ये ध्यान रखना है कि कहाँ है हरिपुरा, तो सूरत में है आपका हरिपुरा गांव। ये भी गांव में आयोजित होने वाला दूसरा मतलब गांव में अधिवेशन था। उसके बाद इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात ये हुई थी कि रियासतों के नीति जारी किए गए। तो जितने भी रियासत थे उनके बारे में जो है नीति जारी किया गया था। और इसमें 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। तो 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता की। जवाहरलाल नेहरू ने 15 राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो किया गया, राष्ट्रीय योजना समिति 15 सदस्यों का राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। उसके बाद इसका अध्यक्ष बना दिया गया जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, ये सब सारी बातें हुआ हरिपुरा अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। उनतीस जनवरी 1939 को अब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, त्रिपुरा में आयोजित हुआ। एक हरिपुरा हो गया आपका सूरत में, त्रिपुरा आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। त्रिपुरी अधिवेशन का आयोजन हुआ। इनका भी अध्यक्ष चुना गया सुभाष चंद्र बोस को। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह हुआ कि अध्यक्ष पद का चुनाव 2 पद में हुआ, 2 अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। तो इसमें से एक तरफ से जो है सुभाष चंद्र बोस खड़ा हुए थे और दूसरे तरफ से प्रतिनिधि बनाए गए थे महात्मा गांधी जी के तरफ से पट्टाभी सीतारामैया। तो इसमें जीत गए हमारा सुभाष चंद्र बोस जीत गए। और उसके बाद महात्मा गांधी के प्रतिनिधि जो थे पट्टाभी सीतारामैया, इनकी हार हुई। इनके हार जाने के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, हमारी व्यक्तिगत हार है। तो ये बात जैसे ही बोले तो बोले कि ये तो राष्ट्र के पिता हैं, हमारे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, इनका हार यानी कि पूरे जो है भारत की हार हुई। तो इसे ये जवाब सुन के सुभाष चंद्र बोस जीतने के बाद भी नाराज़ हो गए। नाराज़ होने के बाद इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे फिर चुना जाता है जब इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में जबलपुर में 29 जनवरी 1939 का ये दिन था। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है त्रिपुरा अधिवेशन में। आगे है आपका 1940 का महत्वपूर्ण अधिवेशन जो कि बिहार के रामगढ़ में हुआ था। अभी झारखंड में है ये, तत्काल झारखंड में। और इनकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। इसमें महत्वपूर्ण बात, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में क्या हुआ था, इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप पेश किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अपना लक्ष्य बनाया गया, ये प्रारूप पेश किया गया। इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया। तो इसी अधिवेशन में क्या किया कि कांग्रेस एक गैर संस्था है। रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस को एक गैर संस्था इसी अधिवेशन में संस्था घोषित कर दिया। क्या हुआ कि कांग्रेस को जब गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया तो इसके बाद जो है आपका कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं होता है 5 साल तक। आपका 5 वर्षों तक 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 ये जो है आपका कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं होता है रामगढ़ अधिवेशन के बाद। इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है रामगढ़ अधिवेशन के बाद 1940 से लेकर 1945 तक 1940 से 45 तक लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले पहले अध्यक्ष थे। तो सबसे लंबे अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे
1940 से 45 आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस प्रकार गैरकानूनी संस्था जब घोषित हो जाता है तो कांग्रेस शून्य हो जाता है। फिर उसके बाद 1946 में अधिवेशन आयोजित होता है। जेपी कृपलानी इनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। मेरठ के 1946 में अधिवेशन शुरू होता है। 5 साल तक तो नहीं होता है, 1940 से 45 तक, और 46 में होता है मेरठ में, रामगढ़ के बाद मेरठ में, और जेपी कृपलानी इनके अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1940 स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था। तो स्वतंत्रता से पहले जो है कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था आपका मेरठ का अधिवेशन। 1946 दिसंबर 1946 में इसका आयोजन होता है, और स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलती है भारत को स्वतंत्रता मिलती है 15 अगस्त 1947 को। दिसंबर 1947 और दिसंबर 1947 में पुनः जो है कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन होता है। उसके बाद देखिए 1948 का अधिवेशन तो आयोजन होना था, तो ये 1947 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। और उसके बाद जो है 1948 में अधिवेशन हुआ, 46 के बाद 48 में। स्वतंत्रता के बाद जो है पहला अधिवेशन हुआ, स्वतंत्रता के बाद का अधिवेशन हुआ, शुरू हुआ राष्ट्रगान। इस अधिवेशन में क्या हुआ, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। अंत शुरू होता था राष्ट्रीय गान से और अंत होता था कांग्रेस के अधिवेशन में, तो राष्ट्रीय गीत से अधिवेशन का अंत किया जाता था और शुरुआत की जाती थी राष्ट्रीय गीत गान से। राष्ट्रीय गान आपका जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तो इसे अंत किया जाता था कांग्रेस का अधिवेशन से। तो पहली बार कब किया गया था ये सब चीज़, तो 1948 में। स्थान कहाँ था, जयपुर चुना गया था। पट्टाभी सीतारमैया स्वतंत्रता के बाद पहला व्यक्ति थे जो कि अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के बाद अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति बने पट्टाभी सीतारमैया। और उसके बाद कराची, अब देखिए कराची में कितनी बार अधिवेशन हुई थी, तो 2 बार हुआ था। पाकिस्तान में है कराची में 2 बार, लाहौर में 4 बार आयोजन हुआ था अधिवेशन का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन। और सबसे अधिक बार जो है आपका कलकत्ता में आयोजित हुआ था, 10 बार हुआ था कलकत्ता में। तो पहला हुआ था 1986, 90, 96, 1901, 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928, 1933 ये आयोजित हुए थे कलकत्ता में ये अधिवेशन। उसके बाद आपका जो है मद्रास में भी हुआ था 10 बार अधिवेशन। और मद्रास में 10 बार नहीं हुआ था, इनका अभी है नहीं मेरे पास डाटा। और फिर यहाँ जो है आपका ये बम्बई में भी अधिवेशन बहुत बार हुआ था, और मद्रास हो गया, बम्बई हो गया और कलकत्ता हो गया। इसी अधिवेशन में इसके बाद जो है अधिवेशन के बाद लॉर्ड कर्जन का कथन किया था, जब से मैं आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह मैं कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। ये किसका कथन था, लॉर्ड कर्जन का कथन था। ये बहुत ही जो है अच्छे किस्म का इंसान नहीं था, बहुत ही ख़राब किस्म का इंसान था, जिसमें कि मानवता नाम का कोई चीज़ नहीं था। वो था कर्जन। लगभग सारे श्वेत अंग्रेज जो थे सभी श्वेत मानवतावादी विचारधारा से मेल नहीं खाते थे। इसमें जो है जानवरों सी बुद्धि थी, जानवरों सा व्यवहार करते थे भारतीयों के साथ। तो ये देखिए मैंने आपके लिए लूसेंट से लाया इसलिए कि देखने के बाद जो माइंड में वो छप जाता है। कांग्रेस के अधिवेशन 1885 से 1947 तक, 48 में जो हमारे बने लास्ट में अध्यक्ष बने जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के बाद, और 1947 तक का अधिवेशन के बारे में अभी देखते हैं, आपको बताते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा जो अधिवेशन हुआ, आप कांग्रेस का अधिवेशन सबसे ज़्यादा अधिक बार कहाँ हुई, तो कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में 10 बार हुआ सबसे अधिक बार कलकत्ता अधिवेशन में। थोड़ा छोटा कर देते हैं, पूरा
पेज आपके सामने आ जाएगा। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में जो है आप 10 बार कलकत्ता में 10 बार अधिवेशन हुआ। उसके बाद हुआ 7 बार हुआ आपका मद्रास में अधिवेशन हुआ 7 बार। तो कलकत्ता में कब कब हुआ? 1986 में हुआ। और 85 में आपका पहला हुआ था बम्बई में, बम्बई ग्वालियर संस्कृत तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय था, इसे करके संस्कृत तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। और उसके बाद कोलकाता में 1986 में, 1990 में, 1996, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928, 1933 में कलकत्ता में आयोजित हुआ अधिवेशन का ये सेशन। उसके बाद जो है 7 बार हुआ आपका मद्रास में। तो 1987 में मद्रास अधिवेशन हुआ, फिर 1994 में मद्रास में हुआ, 1998, 1903, 1908, उसके बाद 1914, 1927 में मद्रास में आयोजित हुआ। और इसके बाद आपका जो है 6 बार हुआ आपका अधिवेशन बम्बई में। तो 1985, 1885, 1889, 1904, 1915, 1918, 1934 में हुआ आपका बम्बई में अधिवेशन। उसके बाद ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था 1924 में, पूना में हुआ था 1895 में, फैजपुर में हुआ था 1837 में, जो पहला गांव में हुआ था फैजपुर अधिवेशन। तो आपका फैजपुर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र में। त्रिपुरी आ गया आपका, त्रिपुरी 39 में हुआ था। हरिपुरा हो गया आपका सूरत में 1938, सूरत में हुआ आपका, सूरत जिला में हरिपुरा हो गया। और सूरत में एक 1907 में भी हुआ था सूरत अधिवेशन। उसके बाद हरिपुरा हो गया 1938। त्रिपुरी आपका आ जाएगा, मध्य प्रदेश में त्रिपुरी है। उसके बाद 1892 और 1910 में आपका हुआ है अधिवेशन। अहमदाबाद में हुआ था 1902, 1921 में अधिवेशन। और कराची में देखिए 2 बार अधिवेशन हुआ है 1913, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन 4 बार हुआ। तो ये लाहौर में अधिवेशन 4 बार हुआ आपका 1893, 1900 में, 1909, 1929 में, ठीक है। और अमृतसर में हुआ 1 बार अधिवेशन, अमृतसर में 1 बार हुआ 1919 में। उसके बाद हुआ मेरठ में भी हुआ था आपका, यूपी मेरठ 1946। लखनऊ में अधिवेशन हुआ आपका, लखनऊ में 2 बार हुआ 1899 और 1916 में। 1936 में जो हुआ आपका इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, इलाहाबाद में 1936 में नहीं हुआ, लखनऊ में 3 बार हुआ अधिवेशन। 1936 में लखनऊ अधिवेशन, 16-36, 1899 में। और इलाहाबाद में 2 अधिवेशन हुआ है आपका। तो इलाहाबाद का ये अधिवेशन हुआ 1892 और 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ। उसके बाद आपका बांकीपुर अधिवेशन जो बिहार के पटना में 1912 में हुआ, बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर पटना नहीं, गया हो गया, सॉरी। तो ये हो गया 1912 का, नहीं पहले ही हम ठीक थे। बांकीपुर हो गया आपका पटना, जो कि 1912 में हुआ, 27वां अधिवेशन था। ये पहला अधिवेशन बिहार में आयोजित होने वाला था 1912। फिर आपका गया अधिवेशन हुआ 1922, 1912 के बाद 1922 में गया में हुआ। और 1940 रामगढ़ में 3 अधिवेशन आपका हो जाता है बिहार में। और ये बांकीपुर का अध्यक्ष जो बनाया गया था रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर को। और उसके बाद गया का जो आपका बनाया गया था, गया अधिवेशन का चितरंजन दास, और रामगढ़ का था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और उसके बाद ये गुवाहाटी 1926 का अधिवेशन असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार आपने जाने सभी। और काकीनाडा एक ये है, काकीनाडा आपका। तो पहले देखे थे काकीनाडा यहाँ स्थित है आपका, जो है यह आंध्र प्रदेश, लगभग उड़ीसा आंध्र प्रदेश के करीब में है। लेकिन यहाँ दिया गया था काकीनाडा बंगाल में स्थित है। अब ये तो मंजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब हो सकता है कुछ चूक हो गया हो। और इसी में 1923 में ही काकीनाडा में हुआ था, और एक हुआ था 1923 में ही दिल्ली में। इसका काकीनाडा का अध्यक्ष बनाया गया था आपका मोहम्मद जुबैर को,
अली जुबैर मोहम्मद अली जुबैर को, और इनका अध्यक्ष बनाया गया था दिल्ली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। और दिल्ली में 3 बार अधिवेशन हुआ था, 3 सेशन हुआ था, 1918 और 1923 1932 में। लगभग आपका सारे अधिवेशन हो गए। एक नागपुर हो गया आपका, तो नागपुर यहाँ तो नहीं है आपका, नागपुर आ जाएगा इधर। तो हो सकता है जो है थोड़ा सा मिसमैच हुआ होगा, या हो सकता है उस टाइम पे, तो नागपुर आपका महाराष्ट्र में आ जाएगा। तो 1800 नागपुर अधिवेशन 1891 और 1920 में। नागपुर अधिवेशन अब आ जाएगा आपका अमरावती में। अमरावती में 1897 में अधिवेशन हुआ था। इस प्रकार आपने सभी अधिवेशन एक एक करके देख लिए। ठीक है, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अपना मम्मी पापा का मान सम्मान बढ़ाइए और जल्दी ही किसी कार्य को, अपने कार्य में कार्यरत हो जाइए। मस्त व्यस्त रहिए। जल्दी जल्दी मम्मी पापा का मान सम्मान बढ़ाइए। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।